नमस्कार। हम कालका वासियों के लिए लेकर के आए हैं विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यहाँ के विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी देना और यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा किए गए कार्यों का विवरण देना और जनता के मूड के बारे में चर्चा की जाएगी। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सुभाष जी, जो कालका विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, समाज सेवी हैं और ये बताएंगे आज कालका विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो सुभाष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले तो रोहित जेम्स जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और साथ में न्यूज़ वे वर्ल्ड चैनल का भी मैं बहुत आभार। सुभाष जी, जो कालका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे आप कैसा विधायक देखना चाहते हैं, कैसा भावी उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, जो वर्तमान विधायक है वो भाजपा से समर्थित है, भाजपा की विधायिका है। लोगों को बहुत उम्मीद है कि वो यहाँ पे काम करेंगी और कर भी रही हैं, लेकिन सभी काम मैं समझता हूँ कि नहीं हो पा रहे हैं। और विधायक जी ने जैसे कालका के लिए एक हमारा जो मेन काम था, मैं खिलाड़ी हूँ तो खेल की ज़्यादा बात करूँगा, कॉलेज के सामने एक रेलवे एक कॉलेज ग्राउंड है जिसके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट से उसको बनवाया है। और भी कहीं अभी मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी 1000 करोड़ के काम बताए हैं। कहाँ हुए हैं ये पब्लिक आने वाले चुनाव में पूछेगी। आप संतुष्ट हैं अभी वर्तमान विधायक के कार्यों से? देखिए, संतुष्ट असंतुष्ट का मेरे अकेले से तो कोई फर्क नहीं है। आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं इसके बारे में? देखो, कुछ लोग असंतुष्ट हैं, कुछ संतुष्ट भी हैं, लेकिन मैं तो खेल की बात करूंगा। खेल में जो एक ग्राउंड दिया उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि पिंजौर में कोई खेल मैदान नहीं है, यहाँ पे भी होना चाहिए। आप खेल के अलावा विकास कार्यों में किन बातों को मुद्दा मानते हैं? मुद्दा मैं मानता हूँ, सबसे पहले मैं देखिए, अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा में जो प्रदेश सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है पिछले दिनों में, कि जो टीचर्स हैं हर साल बदली उनकी होती थी, हर साल वो बदली के लिए तरह तरह की सेटिंग करते थे। पिछले साल से अब जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी की है सरकार की, बेहतरीन पॉलिसी है, इससे सरकार को शायद कुछ बेनिफिट मिलेगा। दूसरा रहा स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य शिक्षा का जो सुधार हुआ है, मतलब जी आपका मतलब ये है कि शिक्षा में जो तबादले होते थे, हाँ, तबादला नीति से कोई फायदा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, उससे फायदा हुआ है। मतलब इसमें ये कहना है कि शिक्षा में तबादला करने का प्रावधान से शिक्षा का सुधार हो जाता है? नहीं, शिक्षा का सुधार नहीं हुआ। मैंने शिक्षा का सुधार की बात नहीं करी, मैंने तबादला नीति से जो टीचर्स हैं जिनको बहुत परेशानी होती थी उनका सुधार हुआ है। शिक्षा नीति तो हमारी ठीक है ही नहीं है। शिक्षा जो हमारी आज की शिक्षा है, उस शिक्षा को सिर्फ पढ़ के हम या तो क्लर्क लग सकते हैं या कोई छोटे मोटे अधिकारी लग सकते हैं। हमारा शिक्षा क्षेत्र शुरू से ही खराब है। शिक्षा तो पॉलिसी, नई पॉलिसी आनी चाहिए शिक्षा से, ताकि हमारे यहाँ पे कोई साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक ऐसा निकले, क्योंकि हर एक बच्चे में अपना बहुत टैलेंट है। हम उस टैलेंट की तरफ ना उसका निकाल करके हम सीधे इसको सामाजिक शिक्षा, जो भी हमारा पुराना इतिहास है तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया वो इसको पढ़ा रहे हैं रटा रटाया, तो हमारा माइंड उससे डेवलप नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की तो बहुत कमी है। मैं ये कहीं भी कहने को तैयार हूँ, शिक्षा नीति हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही। शिक्षा नीति में आपको लगता नहीं कि प्राइवेट और जो सरकारी स्कूलों का है बहुत ज़्यादा आपस में गैप है, तो इस तरह की व्यवस्था को बदलना चाहिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा होनी चाहिए? देखिए, ये आपकी बात ठीक है। जहाँ तक प्राइवेट और सरकारी शिक्षा का सवाल है, प्राइवेट में उनकी बिल्डिंग तो बेहतरीन है, लेकिन उनके पास जो अच्छे टीचर्स हैं वो नहीं है। अच्छे टीचर्स आज भी गवर्नमेंट स्कूल में ही हैं। सरकार चाहे तो अपने जो अधिकारी हैं उनके बच्चे या जो भी संकल्प लेके गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, उनमें पढ़ाएं तो अच्छा हो सकता है। केजरीवाल इसमें एक उदाहरण है जी। केजरीवाल हरियाणा के हर लोगों को इनवाइट करे कि दिल्ली आओ, मेरी स्वास्थ्य सेवाएं देखो, मेरा स्कूल देखो। हालांकि मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक दिन उसका देख के आता हूँ कि उसने शिक्षा में क्या सुधार किए हैं और स्वास्थ्य में क्या सुधार किए हैं। इमारतों में जो सरकारी इमारतें हैं उनमें पैसा खर्च किया गया है, इसके अलावा जो प्राइवेट पॉलिसी है उस पर तो केजरीवाल जी ने कोई कार्य नहीं किया। नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये उसने कहा कि आओ, वो बुला रहा है, जब तक देखेंगे नहीं क्या बोल सकते। ठीक है, अच्छा है, सरकारी स्कूलों का थोड़ा मैं केजरीवाल या किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उसने एक बहुत बढ़िया संदेश पब्लिक को दे रहा है वो, क्योंकि हमारे देश में जरूरत ही एजुकेशन और शिक्षा की है जी। एजुकेशन है और ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जब ये दोनों चीज़ ठीक होंगी तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई ज़्यादा बच्चे को पढ़ने में या उसको आगे बढ़ने में परेशानी नहीं होगी।
जी, शिक्षा के सुधार में मतलब यही आपका सुझाव? जी, शिक्षा का सुधार बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। और शिक्षा का सुधार बच्चे के टैलेंट पे आधार पे होना, उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। वर्तमान विधायक या सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या करना चाहिए उनको इसमें? देखिए, सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों मिलकर काम कर सके। उनका एक नया पैटर्न से उसको शुरू करना चाहिए, है ना। ये जैसे 2 या 3 बोर्ड है, CBSE है या हरियाणा बोर्ड है ना, इनमें एक नई कोई पहल होनी चाहिए। किसी बच्चे में टैलेंट, किसी का साइंस का टैलेंट है, तो उसके पास बेचारे पे 10वीं +2 के बाद वो नहीं साइंस सब्जेक्ट ले सकता है या मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं ले सकता, लेकिन उसके पास दिमाग है, पैसे नहीं है जी। तो ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ बेनिफिट सरकार को देना चाहिए जी। बहुत सा टैलेंट हमारा दब के रह जाता है जी। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जिसके पास दिमाग है, टैलेंट है, उसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसा है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कम्बिनेशन, कहीं ना कहीं ये गैप है जी। और क्या समस्याएं लगती हैं आपको विधानसभा? आप कालका विधानसभा, कालका मैं समझता हूँ नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है जी। लेकिन नंबर 1 बनने के लिए बहुत सी कमियां इसमें है। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, हमारा एकमात्र कालका में एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है ना। और लड़कियों को मैं फ्री एजुकेशन मिलती है और हम और विधानसभा क्षेत्रों से बेहतर स्थिति में जी। पढ़ाई के मामले में जी। लेकिन जॉब के मामले में हम शायद बहुत पीछे हैं। जॉब के मामले में? हाँ, जॉब के मामले में हमारे क्षेत्र के लोग बहुत पीछे हैं। अब यहाँ पे या तो निचले हरियाणा की तरह पे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जैसे प्राइवेट एकेडमीज है कि बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, या हमारा कोई सरकार में इतना सहयोग नहीं है कि हम बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या उनको जॉब लगवाने के लिए उनको प्लेसमेंट दे सकें। जी। अच्छा, ये बताइए सुभाषिस, आप जो प्रदेश में और केंद्र में किसकी सरकार पसंद करते हैं? कौन सी पार्टी की सरकार आप? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है जी। किसकी सरकार मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो आज का यूथ है, नौजवान, इस सरकार से दुखी भी नहीं है और खुश भी नहीं है। ये तो डबल मीनिंग वाली बात है। डबल मीनिंग नहीं, डबल नहीं। देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए। देखिए, सरकार तो जैसे अभी पीछे INLD थी, INLD का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अच्छा होता जा रहा था जी। लेकिन बीच में एक ब्रेक आ गया, उनमें डिस्प्यूट हो गया, वो एकदम डाउन चले गए। नहीं, राजनीतिक घराने की पार्टियों को आप या क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनमें बिलीव करते हैं? देखिए, मेरे बिलीव करने से नहीं है, क्योंकि मैं प्रदेश में कहीं जगह जाता रहता हूँ। बिलीव जो लोकल लोग हैं या प्रदेश के लोग हैं, वो कुछ लोग प्रादेशिक पार्टी ज्यादा चाहते हैं कि हमारा विधायक है, हमारा मुख्यमंत्री है, हम कर सकते हैं। लेकिन उनका अच्छा था, लेकिन अब वो एकदम डाउन हो गया। अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस भी दिन पर दिन प्रोग्रेस करती जा रही है प्रदेश में। जो मुख्य मुकाबला जो मुझे लगता है वो रहेगा कांग्रेस का और भाजपा का ही रहेगा। भाजपा अपने ईमानदारी के दम पे चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस की इन्होंने कोई विकास नहीं किया, उस पर चुनाव लड़ेगी। तो यही भाजपा की कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? देखिए, ये मैं नहीं, कुछ प्रदेश में बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ईमानदार है। अब ईमानदार की भी परिभाषा अलग अलग है। भाजपा की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं? हाँ, बीजेपी की बात कर रहे हैं। बात जैसे अभी बीजेपी पे बहुत सारे आरोप लगे हैं, अभी आपके सामने देखा ही आपने, जुडिशरी पे भी आरोप लगा है, CBI पे भी आरोप लग गया है, अभी इतनी सारी। नहीं, वो केंद्र की बात है, प्रदेश की बात दोनों इकट्ठी बात कर रहे हो। प्रदेश की बात पहले, प्रदेश की बात कर लो, है ना। प्रदेश में जो अब कुछ लोग कहते हैं कि ईमानदार है लेकिन काम नहीं हुआ है ना। लोगों की अपनी सोच भी तो होती है कि ईमानदार तो जब तक है जब तक इनको मौका नहीं मिला। तो ये अलग अलग सोच है, अलग अलग वो है। और मुझे लगता है कि शायद इनको कम टाइम मिला है, इनको समझ नहीं पा रहे हैं अपने। मतलब आपका कहने का इनको मौका नहीं मिला इसलिए ईमानदार है? नहीं, मतलब इनको कम चांस मिला है सरकार में, 4 ही साल मिले हैं इनको, 10 साल कम समय मिला है इसलिए मतलब इनको शायद काम करने का या कोई तरीका नहीं है इनके, या अधिकारी इनके बस में नहीं है। ये कुछ नहीं इसके बारे में कह सकते। अच्छा, इस सुभाष जी एक बात बताइए, कालका जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्रीय जो लोकल उम्मीदवार की और बाहरी उम्मीदवार का एक चर्चा रहती है आम, उस बारे में आप क्या जी, ये आपने ठीक बताया। लोकल और बाहरी मुद्दा यहाँ है, लेकिन ये कुछ लोगों तक ही सीमित है, कुछ लोगों तक जी। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है लोकल या बाहरी है। 60% लोग बाहर से आके यहाँ बसे हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई हिमाचल प्रदेश से है। जी,
होगा हाँ, एरिया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। पिंजौर काल का जो शहरी है वहाँ ज़्यादा लोग बाहर से हैं, हम भी बाहर से हैं। हम 30-40 साल से हमें भी लोग यहाँ लोकल नहीं मानते। जी तो लोकल और बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोग टिकट चाहने के चक्कर में इसको मुद्दा बना रखा है ना। टिकट चाहने वाले, टिकट चाहने वालों ने इसको बाहरी और लोकल मुद्दा बनाया। जो बाकी लोग बाकी कोई टिकट के जी, दावेदार जी, बनना वो- चाहते जी, हैं जी, यहाँ से, हाँ, वही एक मुद्दा बना। पार्टी में जनाधार नहीं है या मजबूती नहीं है, वो देखिए मुद्दा अब बनाया। जनाधार उनका नहीं है, क्या नहीं है, ये अलग विषय है। मतलब ये मोटी मोटी सी बात यही है कि वो सिर्फ बाहरी का विरोध इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके। जो लोग पैतृक पार्टियां हैं, जिसके बाप दादा जो उसी पार्टी को वोट करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये शायद पिछले 5 साल से ऐसी कोई स्थिति अब आगे नहीं रही है। जी जैसे मेरे खुद फादर किसी और पार्टी को वोट करते थे तो मैंने नहीं, आज मैं दूसरी पार्टी को वोट करता हूँ। जी आज का जो युवा है, जी बुजुर्ग तो हो सकते हैं कि किसी एक पार्टी से बंधे हैं, युवा किसी एक पार्टी से नहीं बंधा है। वो अपने जो प्रतिनिधि है, जो विधायक बनना चाहता है, उसको देखता है वो किस पार्टी का है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी क्या पॉलिसी हमारे विधानसभा के प्रति रही है। जी जी ये कोई ज़्यादा विषय नहीं है। मैं जो समझता हूँ और जो मैंने एनालाइज किया लोगों से मिल करके, ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अच्छा, जो पार्टियों के घोषणा पत्र होते हैं या जो वादे होते हैं, जी बहुत सारे झूठे वादे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, इसके बारे में आप क्या हाँ, ये सही है कि जो हम लोग हैं या जो वो सभी उन्हीं बातों पे ही तो विश्वास कर सकते हैं कि आपने क्या कहा है, किसकी ने उसका घोषणा पत्र है, उसी पे मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं कि हाँ ये जो इसने कहा है ये करेगा। जी अगर वो नहीं करता है तो दोबारा उसको फिर कोई चांस मिलने की संभावना ही नहीं है। जी क्योंकि आदमी एक ही बार किसी को आजमा सकता है ना, 5 साल बहुत होते हैं। जी तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे जो भी घोषणा करे वो उस पर पूरी होनी चाहिए। अगर वो ना करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जरूर। ऐसी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में लोगों ने एफिडेविट दी है, जी, जी। अजीत जोगी जी ने जी। एफिडेविट दिया है कि अगर हम ये पूरा नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ हाँ, कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने बहुत सही किया है। हर जो भी घोषणा पत्र किसी भी पार्टी का कहीं भी करता है उसे वो पूरा करना चाहिए। जी जी जो एक सुभाष जी, ये बताइए, जो यहाँ कालका विधानसभा क्षेत्र के जो मजबूत प्रबल दावेदार कौन है, मतलब चुनाव में लड़ने के लिए? देखिए अभी यहाँ भावी उम्मीदवार कौन? जी जी जी, इसमें जैसे किन किन पार्टियों? देखिए भाजपा में तो कोई चेहरा ही नहीं, एक ही है जी विधायक है, उनके अलावा कोई दूसरा मुझे नहीं लगता कोई दावेदार भी होगा। जी दूसरा कांग्रेस पार्टी, उसमें बहुत से दावेदार हैं। उसमें मजबूत दावेदार तो देखो जिनको टिकट मिल सकती है या टिकट मिलना ना मिलना अलग बात है। मजबूत दावेदारों में देखो, जैसे पिछली बार विधायिका वो चुनाव लड़ी थी मनवीर कौर गिल, जी उनसे पहले चुनाव लड़ते सतविंदर राणा जी, जी ठीक है जी। उसके बाद अभी कांग्रेस में शामिल है विजय बंसल जी, जी जो लोकल है, जी, अपने जी। आप को गद्दावर नेता है। उनके साथ युवा एडवोकेट नवदीप शर्मा, जी युवा साथी हैं वो। जी ऐसे ही ये कांग्रेस के 4 या 5 लोग हैं। आपने दो ही पार्टियों की बात की है, नहीं, बाकी- तीसरा बता रहा हूँ। INLD से प्रदीप चौधरी है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है, जी है ना। भाजपा का एक अभी जो युवा नेता था यहाँ पे भाग सिंह दमदमा, जी। आजकल वो दुष्यंत चौटाला जी के पाले में चला गया, जी तो कहीं ना कहीं वो भी दुष्यंत जी के टिकट पे चुनाव लड़ सकता है जी जी है ना। तो ऐसे और भी 2-4 लोग जो समाज सेवी हैं, है ना, वो भी टिकट का प्रयास कर रहे हैं। बहुत से समाज सेवी हैं, जी है ना। अब उनका नाम लेना और- शायद उचित भी नहीं है। जो बीजेपी सरकार है, वर्तमान सरकार हरियाणा की, इससे कोई आपको किसी तरह की कोई उम्मीदें या कोई शिकायत? जी बिल्कुल है। क्या शिकायत है, बताइए। देखिए अभी एशियन गेम्स हुई थी पीछे जी इंडोनेशिया में, तो हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, जी तो उनको अभी तक वो राशि नहीं दी गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी उससे पहले भी ओलंपिक्स के कुछ खिलाड़ियों का पैसा रहता है, वो सरकार को तुरंत दे देना चाहिए, जल्दी से जल्दी। दूसरा, सरकार ने एक और जो पॉलिसी गलत बनाई है कि जो हमारे पहले सरकार जूनियर लेवल में खिलाड़ियों को प्राइज मनी देती थी नेशनल में मेडल जीतने पे, तो इन्होंने सरकार ने वो बंद कर दी, जी जबकि वो बंद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो जूनियर खिलाड़ी होता है वो अपने घर से पेरेंट्स के दम पे ही वो खेलता है, जी तो उस समय उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। जी
तो वो पैसा उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जूनियर के बाद अगर वो सीनियर रहता है, सीनियर में तो उसको जॉब मिल जाती है। जी। जूनियर, यूथ, ये सब जूनियर, इस लेवल पे खिलाड़ियों को पैसा मिलना चाहिए, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाना चाहिए, ताकि वो अपनी उस डाइट उससे उस पैसे से अपनी डाइट खा सके, वो अपना फिजिकल ठीक कर सके और वो जी आगे वो अपने आप को डेवलप कर सके। ये बहुत जरूरी है। क्या कारण है, क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं कर रही सरकार, क्यों नहीं मेडल दे रही, क्यों नहीं उनको अवार्ड दे रही है, क्यों नहीं उनको जो पैसा मिलना है या सुविधाएं मिलनी है, क्यों नहीं मिल रही? देखिए, इसमें तो अब सरकार पीछे से जो मुझे पता लगा था कि सरकार बता रही है तो कोई पॉलिसी में है नहीं जूनियर को पैसा देना, ऐसा कुछ चर्चा में था। लेकिन हो ना हो, जब पिछले 10-20 साल से पॉलिसी चली आ रही है कि जूनियर को, खिलाड़ी को पैसा देना है, सब जूनियर को नेशनल में मेडल पे पैसा देना है, तो वो देना ही चाहिए। वर्तमान सरकार को भी देना चाहिए। वर्तमान सरकार को भी देना चाहिए। अगर पॉलिसी में नहीं है तो उसको पॉलिसी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश ही एकमात्र प्रदेश है पूरे देश में और दुनिया में जहाँ सबसे ज्यादा मेडल वो जीतते हैं। सबसे ज्यादा मेडल तो आज हरियाणा का कहीं नाम है तो खेलों की वजह से ही है, पूरे वर्ल्ड में जो नाम है वो खेल की वजह से ही है। दूसरी एक और सरकार ने अभी हर जिला स्तर पे 5-5 एकेडमी खोली है, नर्सरी, जिसमें बच्चों को 1500 से 2000 रुपये पर मंथ की वो एक खुराक दी है अंडर 14 के लेवल पे जी। वो भी बहुत कम है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। 2000 में बच्चा क्या खाए, कम से कम उसको 200 रुपये की डाइट डेली चाहिए, तो वो भी 5000-6000 सरकार को करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि हरियाणा सरकार को जो खेलों की पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए और सरकार को सीरियस होकर के जूनियर, सब जूनियर और सभी खिलाड़ियों को बराबर का सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मान तो दिया जाना चाहिए, उनको कैश अवार्ड देना चाहिए जूनियर लेवल पे और सब जूनियर पे कैश अवार्ड उनको मिलना चाहिए, ताकि वो उनका विकास हो सके। सीनियर स्तर पे तो खिलाड़ी जो मिल जाती है जी, है ना। तो सरकार तो बहुत दावे कर रही है, हम खेलों के लिए ये कर रहे हैं, खेलों के लिए वो कर रहे हैं। वो पॉलिसी तो बनाई है सरकार ने, लेकिन उसमें वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कहीं पेमेंट पैसा बच्चों को कम दिया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट में शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, कम पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, जैसे अभी केंद्र की सरकार ने, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने अभी जो पॉलिसी चलाई है खेलो इंडिया स्कीम के तहत, वो बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। जो भी उसमें खिलाड़ी सिलेक्ट होता है उसको 5 लाख रुपए ईयरली दिए जा रहे हैं, वो 10 साल तक की ऐसी स्कीम है। तो ऐसे ही प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी इंटरनेशनल वॉलीबॉल के कोच हैं और खेल की समस्याओं के बारे में बड़े विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष।